हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर, जो कि बस 2020 में पूछा गया। कोड है 822 NA। और आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया है। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के आगे के प्रश्नों को। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक, ताकि आपको आज के इस सेशन की हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए sin a बाई 1 प्लस कास ए प्लस 1 प्लस कास ए बाई साइन ए इक्वल टू कॉसेक ए। ये चीज़ प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको पूरे का पूरा ऐसा उतार देते हैं। होगा साइन ए बाई 1 प्लस कास ए प्लस 1 प्लस कास ए अपान साइन ए। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बेहतर क्या है कि इसका मतलब ऐसे क्रॉस गुणा कर दें। तो साइन ए का गुणा साइन ए में करेंगे तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए। इसका इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 1 प्लस कास ए का होल स्क्वायर। और नीचे हो जाएगा ये साइन ए कोष्ठक में 1 प्लस कास। अब उसके बाद देखिए आगे क्या करना है। आप मतलब बहुत सारा तरीका अपना सकते हो। आप इसको ओपन कर दो a प्लस बी के होल स्क्वायर में, फिर आप आगे सॉल्व करो। मतलब बहुत सारे तरीके हैं। एक क्या है, आप साइन स्क्वायर ए को लिख दो 1 माइनस कास स्क्वायर ए, फिर उसके बाद उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। तो हम इसको ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, इसे ओपन करेंगे तो पहले का स्क्वायर वही रहेगा प्लस दूसरे पद का स्क्वायर तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा 2 कास ए। जब ये ओपन होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में तब। और नीचे हो गया ऐसे ही साइन ए कोष्ठक में 1 प्लस कास ए। यहाँ से अगर देखें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और एक 1 पहले से है, और इधर हो गया ये 2 कास ए। और नीचे हो गया साइन ए कोष्ठक में 1 प्लस कास ए। अगर आगे देखा जाए तो इस 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 प्लस 2 कास ए, और नीचे हो जाएगा साइन ए कोष्ठक में 1 प्लस कास ए, और ऊपर से 2 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कास ए, और नीचे साइन ए कोष्ठक में 1 प्लस कास ए। 1 प्लस कास ए से 1 प्लस कास ए कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2 बाई साइन ए। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई साइन ए। 1 बाई साइन ए का मतलब कासेक ए होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 कॉसेक ए। और यही चीज़ प्रूफ करनी है। मतलब यही है इसका राइट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। बहुत ही सिंपल था। शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर हाँ तो आप इसको लगा लीजिए। कोई भी आपका शंका होगा तो आप ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब प्रश्न में कहा है कि 2 घन हैं, दोनों का सेम आयतन है और वो है 64 घन सेंटीमीटर। कहा है कि दोनों घनों को आपस में मिला दिए तो एक घनाभ बनेगा। उस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले हम आपको इमेज जैसा कुछ बता देते हैं। देखिए, अगर मान लो एक घन ऐसा है और इसमें दूसरा घन हम मिला दिए,
और दो के दोनों सेम वॉल्यूम के हैं तो सब सेम साइज होगा। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ये आप समझ सकते हो कि जब दो घनों को मिला देंगे तो कुछ इस प्रकार से घनाभ की एक डिजाइन हो जाएगी। मतलब ये घनाभ की इतनी बड़ी भुजा हो जाएगी, बाकी मतलब चौड़ाई ऊंचाई सेम टू सेम रहेगा। तो इतना लंबा चौड़ा आपको प्रोसेस नहीं करना है। सिंपल आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब दो घन को आपस में मिला देंगे तो जैसे मान लो ये है कि एक घन का ये वाला सरफेस और दूसरे का ये, तो जब इन दोनों को आपस में चिपका देंगे तो बचेगा इसका केवल 5 सरफेस। कुल 6 होते हैं, 1 2 ऐसा होता है, 2 बगल से 4 और 2 इधर से 6। तो जब दोनों को आपस में चिपका देंगे तो केवल 5 भाग इसका बचेगा, 5 भाग इसका, यानी हमको केवल 10 भागों का क्षेत्रफल चाहिए और वही घनाभ का हो जाएगा क्षेत्रफल। तो बाकी इसमें मतलब ऐसा भी आप लगा सकते हो कि इसकी लंबाई ले लो, इसकी चौड़ाई ले लो, इसकी ऊंचाई ले लो, वहाँ से भी निकल जाएगी। अभी हम आपको दोनों करके दिखाते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है, आप लिखोगे कि प्रत्येक घन का आयतन बराबर हो जाएगा 64 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिखेंगे प्रत्येक घन की भुजा। तो भुजा कितना होता है, आयतन का घनमूल होता है, और 64 का घनमूल 4 होगा तो लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। तो एक घन की भुजा 4 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे चूँकि कुल 10 भाग बनेंगे, यानी कुल 10 पृष्ठ बनेंगे, बात समझे रहना। और चूँकि घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होता है तो मतलब यहाँ पे एक वर्ग जैसा आपको दिख रहा है, तो ऐसे एक घन में कुल 6 वर्ग टाइप होंगे, मतलब कुल 6 वर्ग जैसा एरिया आएगा। लेकिन एक चूँकि चिपक जाएगा तो कुल 5 बचेंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों घनों को सटा कर रखने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा, कुल 10 वर्ग बनेंगे, एक में 5 एक में 5, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो हो जाएगा 10 × 4 = 16 और 16 धाम 160। क्षेत्रफल का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ऐसे लगा सकते हो या आप ऐसे कर सकते हो। मतलब आप क्या लिखोगे कि दोनों घनों को सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी। एक घन की भुजा 4 है तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो 4 4 8 हो जाएगा, यानी यल की वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। बाकी चौड़ाई ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं रहेगा। लिखेंगे चौड़ाई b = 4 सेंटीमीटर, और हो जाएगा अगला ऊंचाई ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठक में LB + BH + LH, ये फार्मूला रख दो, वैल्यू आ जाएगा। L की वैल्यू 8, B की 4 + B की 4, H की 4 और L 8 और H 4, ये सारी वैल्यू रख देना है। 8 का गुणा 4 में 32, 4 का 4 में 16 और 8 का 4 में 32 हो जाएगा। ये 32 32 64, 64 10 74 6 80, और 80 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 160, और क्षेत्रफल का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके सामने दो के दोनों सोल्यूशन पड़े हुए हैं, आपको जो बेहतर लगे वही करना। हम तो आपको कहेंगे कि आप ये वाला काम करना, जब भी मतलब सेम टू सेम साइज रहेगा तो आप यही वाला काम करना। देखो इसमें बहुत आसान है,
करना क्या था कि एक घन का मतलब हमको भुजा निकल गया, दूसरे घन का भुजा जान के दोनों को चिपका देंगे तो 5 भाग इधर बचेगा, 5 उधर, यानी कुल 10 बचेगा। और एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 16 हो जाएगा, और कुल 10 लोग हैं 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें थोड़ा मतलब यहाँ पे गुणा भाग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है जब गिनती थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सिंपल था तो आप लगा लिए, लेकिन अगर मतलब गिनती बड़ी हो जाती तो इस प्रकार से सवाल को हल करने में आसानी रहती। खैर, फैसला आपका है, जो आपको अच्छा लगेगा आप वैसा कीजिए। तो यही है क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, यदि बिंदु A6,1, B 8,2, C 9,4 और D P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हों तो P का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कोई एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसे मान लो नाम है उसका ABCD, कहा इसी क्रम में आपको लेना है, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D। निर्देशांक दिया हुआ है इसका 6,1, इसका है 8,2 और इसका है 9,4 और इधर वाले का है P,3। तो कहा है P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसके भी बहुत सारे मेथड हैं, आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए। आप क्या कर सकते हो, AD की लंबाई निकाल लो, BC की लंबाई निकाल लो, दोनों लंबाइयों को आपस में बराबर कर दो, P की वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ से AB की लंबाई निकालो, इधर से CD की लंबाई निकालो, दोनों को आपस में बराबर कर दो, वहाँ से भी P का मान आ जाएगा। मतलब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको P की वैल्यू 100% श्योर है आएगी। एक तरीका क्या है, आप इसके विकर्णों को मिला दो, ऐसे करके, और मान लो कि इसका जो मिड पॉइंट है वो है O। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखो OAC का मध्य बिंदु है और O जो है वो BD का मध्य बिंदु है। तो इसको पहले थ्योरम के रूप में लिख देते हैं, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो अगर परस्पर समद्विभाजित करेंगे तो इधर से AC का निर्देशांक, मतलब AC के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक बनेगा वो क्या बनेगा, 9 + 6/2 और एक हो जाएगा 1 + 4/2। ये इक्वल हो जाएगा इधर से P + 8/2, 3 + 2/2। तो आप यहाँ पे देखो 4 1 5/2 ये है, 3 2 5/2 ये है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 6 15/2, इधर हो जाएगा P + 8/2, 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 15 बराबर P-8। तो 8 घट जाएगा 15 में से, तो P का मान आएगा 7। और यही है इसका सॉल्यूशन। तो एक तो ये तरीका, आप चाहो तो यहाँ पे लैंग्वेज में लिख सकते हो कि मतलब AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, और उसके बाद आप चाहो तो लगाओ। और एक तरीका क्या है कि आप AD की लंबाई निकाल लो, BC की लंबाई निकाल लो, दोनों को बराबर कर दो। और एक है कि AB की लंबाई और CD की लंबाई निकाल करके दोनों को बराबर कर दो। दोनों तरीक़ों से P की वैल्यू आ जाएगी और यही आएगा, और आप ऐसे लगाओगे तब भी आपका ये वैल्यू आया हुआ है। तो यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन, लगा लीजिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए बहुत सिंपल थ्योरम है ये। कोई एक सर्कल ले लेते हैं, इसका एक सेंटर है और यहाँ किसी बाहर के बिंदु से स्पर्शें खींचते हैं इसे। ये A हो गया, ये O हो गया, मान लो यहाँ पे P लिख देते हैं, यहाँ पे Q, इस प्रकार से। तो कहा है कि सिद्ध करना कि बाहर के बिंदु से जो हमने स्पर्शी खींची है वो लंबाइयाँ उनकी बराबर है, यानी AP और AQ दोनों इक्वल हैं।
तो उसके लिए पहले यहाँ से इसको मिला दो, बस काम ख़त्म। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है। जब भी आपको थ्योरम प्रूव करना रहेगा तो आप हेडिंग वाइज लिखना। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है? वृत्त का केंद्र हमने माना है O है, और बाह्य बिंदु ए से AP तथा AQ स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ये हो गया। अगला लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AP और AQ आपस में बराबर। अगला हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, इसको कहते हैं प्रूफ या उपपत्ति। तो इसमें देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक है APO और एक है AQO। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज APO तथा त्रिभुज AQO में देखो यहाँ पे इसकी एक साइड AO दोनों में बराबर है और कॉमन भी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये है उभयनिष्ठ। और उसके बाद देखो दोनों त्रिभुज में OP और OQ बराबर होंगे। ये क्यों बराबर हो जाएंगे? ये वृत्त की त्रिज्या है। और उसके बाद क्या बचा? देखो कोण APO बराबर कोण AQ बराबर 90 अंश। तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए। तो अब क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज के तीन तीन पार्ट आपस में इक्वल हो गए, जिसमें से दो साइड और एक एंगल है। तो लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज APO सर्वांगसम त्रिभुज AQO। और अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो सब कुछ बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए AP बराबर AQ। ये चीज़ प्रूफ करनी थी और यही है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत ही छोटा सा है। अगर आपको वृत्त का सारा थ्योरम सीखना है कि वृत्त में कौन कौन से थ्योरम हैं और उसके बाद उनको कैसे प्रूफ करना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सर्कल का एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उस सर्कल वाले प्लेलिस्ट में आपको सर्कल से संबंधित सभी न्यूमेरिकल मिल जाएंगे और हर एक प्रकार के आपको थ्योरम भी मिल जाएंगे जो कि आपके क्लास 10th पर आधारित हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सवाल हम बहुत बार लगा चुके हैं। अगर आपको इस सवाल को भी मतलब फिर से देखना है, फिर से सीखना है, क्योंकि ये सवाल हर सेट में लगभग रिपीट होता है। गिनती थोड़ी सी अलग थलग रहती है लेकिन अपरिमेय प्रूफ करना रहता है। तो अगर आपको अपरिमेय कैसे प्रूफ करना ये देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें रियल नंबर करके एक प्लेलिस्ट है, वास्तविक संख्या करके। उसमें आपको आपके क्लास 10th के सभी प्रश्न मिल जाएंगे, सभी प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। आपको वहाँ पे अपरिमेय संख्याओं से संबंधित हर एक प्रकार के थ्योरम, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, सब कुछ आपको A to Z मिल जाएगा। तो आप इसको रियल नंबर वाले में जा कर के देख सकते हैं और ये सभी सर्कल वाले जितने भी थ्योरम हैं आप सर्कल वाले प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के देख सकते हैं और सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर हाँ तो इन प्रश्नों को लगाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6, उसका दूसरा पार्ट, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। एक में है वर्ग अंतराल और एक में बारंबारता। आप देख रहे हो 0 से 20, 20 से 40 इस प्रकार से चल रहा है और ये एक नियमित वर्ग अंतराल है, मतलब जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू भी हो रहा है और सब में 20-20 का गैप भी है। इधर बारंबारता है और निकालना है बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए 3 वैल्यू कंपलसरी है। सबसे पहले एक को कहते हैं F1, एक को F0 और एक को F2। इतनी वैल्यू कम से कम आपको खोज लेनी है। अब रही बात F1 किसको कहेंगे? F1 का मतलब होता है सबसे बड़ी मतलब बारंबारता, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखो ये 12 है
और F0 कहने का मतलब होता है F1 से पहले जो पढ़े, तो इससे पहले पढ़ रहा है 10। और F2 कहने का मतलब है F1 के बाद में जो पढ़े, तो वो है 6। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो 0 1 2, तो 0 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा। मतलब सबसे मैक्सिमम को 1 कह दो तो उससे ऊपर 0, उससे नीचे 2। उसके बाद बारी आती है एक और चीज़ की जिसको हम लोग कहते हैं यल, मतलब लोअर लिमिट। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये F1 हमने 12 चुना है, तो उसके सामने आएंगे तो लोअर लिमिट कितना है 60। और एक और चीज़ पड़ता है कि जहाँ पे ये वाला चीज़ है इसके बीच में गैप कितने का, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल। तो गैप कितने का है उसको कहेंगे H, और वो है 20। बस इतनी चीज़ों की आवश्यकता होती है सवाल लगाने में। आपको पहला काम क्या करना, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी चूज कर लेनी है, उससे ऊपर 0, उससे नीचे 2, और इसके सामने आएंगे तो यहाँ जो छोटा वाला अंक है ये छोटा वाला हमारा हो जाएगा L, और इसके बीच में जो गैपिंग है उसको कहेंगे H। बस काम खत्म हो गया। उसके बाद फार्मूला लगा के हल कर लेना। बहुलक बराबर हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू हो गई 60 प्लस F1 की वैल्यू 12, F0 की 10, और यहाँ पे हो जाएगा 2, F1 की वैल्यू 12, F0 10 और F2 6 इंटू H की वैल्यू 20। यहाँ से ये हो गया 60 प्लस 12 में से 10 2 आएगा, और ये हो गया 24 माइनस 16, क्योंकि 10 से 16 हो जाएगा, गुणे 20। यहाँ से ये हो गया 60 प्लस 24 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 8, और यहाँ हो गया 2 गुणे 20 हो गया 60 प्लस 2 से 8 कट जाएगा तो 1/4 गुणे 20, और 4 से 20 कट जाएगा तो आएगा 4 पंचे 20 और 7 5 65। यही हो गया इस प्रश्न का सलूशन। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न कैसे लगाना है समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो आप इसको भी लगा लीजिए, और कोई भी आपका मतलब डाउट होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, यदि द्विघात बहुपद p माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक माइनस 3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये 6 का गा सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई एक बहुपद है p माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। ये पी एक्स ये हमने लिखा पॉलिनोमियल इंटू एक्स, मतलब x के अंदर का पॉलिनोमियल, मतलब x पर आधारित है बहुपद। नहीं तो ये वाला p और ये वाला p एक मत समझ लेना, ये हमने बहुपद के लिए लिखा है। आप इसको जी एक्स क्यू एक्स एफ एक्स मान लेते हो, चलो एफ एक्स मान लेते हैं। तो उसमें कहा कि इसका एक शून्यक है -3, तो यहाँ पे x की जगह जब -3 रखेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ से जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -3 रख दो, हो जाएगा p माइनस 1 -3 का स्क्वायर प्लस p माइनस 3 प्लस 1 इक्वल 0। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा p माइनस 1 9, और यहाँ हो जाएगा -3p प्लस 1 इक्वल 0। अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 9p माइनस 9 माइनस 3p प्लस 1 इक्वल 0। और आगे सॉल्व करोगे तो 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, तो हो जाएगा 6p, और 9 में से 1 जाएगा 8 बराबर 0। ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 6p बराबर 8, p बराबर हो जाएगा 8/6, p बराबर हो जाएगा 2 चौका 8 2 3 6, और यही है इसका सॉल्यूशन। उसके बाद एक और प्रश्न है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर AB 5 सेंटीमीटर कोणे 60 अंशों। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। आप इस प्रश्न को खुद सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसमें सेट स्क्वायर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो और उसे बोर्ड पे बना के समझाना है थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि अगर हम बोर्ड पे बनाएंगे तो लंबाई चौड़ाई में जो थोड़ा डिफरेंस होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इसको खुद बनाइएगा, और ये सभी आपको आपके बुक में मिल जाएगा कि कैसे इसका
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। दिया है 2 कोष्ठक में 2x - 1 बाई एक्स प्लस 3 माइनस 3x प्लस 3 बाई 2x - 1 इक्वल 5। दिया x की वैल्यू -3 नहीं हो सकती और 1/2 नहीं हो सकती। तो आप इसको दो प्रकार से लगा सकते हो। आप पहले क्या कर लो कि 2x - 1 बाई एक्स प्लस 1 को आप कोई वेरिएबल मान लो, जैसे y मान लिया। तो ये देखो इसका ठीक उल्टा, तो ये हो जाएगा 1/y। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अब होगा क्या, इसमें एक बार y का मान आएगा तो फिर आप लिखोगे कि ये y की वैल्यू थी, इसलिए आप एक बार इसको फिर से हल करोगे तो लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए इसको एक साथ ही लगा देते हैं। इसका इधर गुणा हो जाएगा, उसका उधर होगा, तो हो जाएगा 2x माइनस का होल स्क्वायर माइनस 3। इसका उधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और नीचे दोनों का गुणा x प्लस 3 2x माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 5। यहाँ से हो गया 2, इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा ये 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x माइनस 3। इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और नीचे हो जाएगा ये गुणा करने पर 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6x माइनस 3 इक्वल 5। तो यहाँ से अगर गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 8x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8x। इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर और उसके बाद माइनस 27 और माइनस 18x और यहाँ नीचे हो जाएगा 2x स्क्वायर और घटाने पे आएगा प्लस 5x माइनस 3 इक्वल 5। आगे सॉल्व करो इसको। देखो 8 में से 3 घटेगा तो आएगा 5, यानी ये हो गया 5x स्क्वायर। उसके बाद x वाला देखो 18 और ये 8 कितना हो जाएगा 26। उसके बाद बचा 27 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 25 बटे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये हो जाएगा बराबर 5। इसका उस साइड गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये 5x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 25 इक्वल 5 दूनी 10x स्क्वायर, 5 का 5 में 25x और 5 का 3 में 15। उसके बाद सबको इस साइड लेके आओ तो ये आके घटेगा तो हो जाएगा माइनस में 5x स्क्वायर, ये भी आके इस साइड माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 25 और 26 51x और ये इस साइड आके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस में 10 इक्वल 0। माइनस से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा ये 5x स्क्वायर प्लस 51x और प्लस 10 इक्वल 0। अब करना क्या है कि 5 धाम 50 गुणा करके 50 लाना, जोड़ के 51, तो 50 से करने 50, 50 और 1 51, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 50x प्लस x प्लस 10 इक्वल 0। तो पहले वाले में 5x कॉमन है तो हो जाएगा x प्लस 10, इसमें कोई कॉमन नहीं है यानी केवल 1 है तो हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल 0। तो एक कोष्ठक में आएगा x प्लस 10, एक कोष्ठक में आएगा 5x प्लस 1 इक्वल 0। तो एक बार पहले वाले कोष्ठक को जब 0 लिखोगे यानी x प्लस 10 इक्वल हो जाएगा जब 0 तो x की वैल्यू आएगी -10, और जब 5x प्लस 1 को 0 लिखोगे तो x की वैल्यू आएगी -1/5। मतलब x की वैल्यू -1/5 आएगी और x की वैल्यू -10 आएगी। जब आप ऐसा सॉल्व करोगे तो देखो इसमें मतलब किसी भी प्रकार की वैल्यू को रखना नहीं पड़ा है, हाँ बस थोड़ा सा गुणा भाग थोड़ा बड़ा पड़ा है बस, लेकिन यह कि इसमें गलती का चांस बहुत कम होता है। और अगर आप इसको वैसा लगाओगे तो देखो कैसा बनेगा, एक बार बना के दिखा देते हैं। ये हो जाएगा 2y माइनस ये उसका उल्टा है तो हो जाएगा 3y और ये इक्वल हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा कितना 2y स्क्वायर माइनस 3 बराबर हो जाएगा 5y, उस साइड जाके गुणा हो जाएगा
तो हो जाएगा 2y² माइनस 5y माइनस 3 = 0। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक बार y की वैल्यू निकालो, मतलब फैक्टर होगा तो y के दो अलग अलग वैल्यू आएंगे। तो एक बार उस y की वैल्यू को इसके बराबर कर देना है, और जो दूसरा y आएगा वैल्यू उसको भी इसके बराबर कर दोगे तो x के डबल वैल्यू आएंगे। तो इस प्रकार से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप ऐसा ही लगाओगे। थोड़ा सा भले गुणा भाग बड़ा होगा लेकिन गलती का चांस बहुत कम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट में ऑप्शनल था, मतलब आप दो में से कोई एक करो। तो पहला वाला तो लगा दिए। दूसरा वाला प्रश्न देखो, किसी भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से 1 अधिक है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 है तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश बराबर x। तो हर कितना हो जाएगा, हर कहा है अंश का 2 गुना से 1 ज़्यादा है, तो हर हो जाएगा 2x + 1। तो अब आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा है कि भिन्न और उसका व्युत्क्रम, तो पहली बार जो भिन्न बनेगा वो हो जाएगा x/2x + 1, ये हो गया पहला भिन्न। और इसका उल्टा हो जाएगा 2x + 1/x। इन दोनों को जोड़ने से आया 2 सही 16/21। तो अब इसको पहले सॉल्व करना है। तो देखो इससे पहले भी वैसा ही सवाल था, तो चलो इसको मान के लगा देते हैं ताकि आपको वो पहला वाला सवाल कैसे लगाया गया वो भी समझ में आ जाएगा। तो हम इस पूरे को मान लेते हैं कि y, तो हो जाएगा y, ये उसका उल्टा तो हो जाएगा 1/y। 21 दूनी 42 और 42 10 52 6 58, ये हो जाएगा 58/21। यहाँ पे लिख देंगे कि माना y बराबर x/2x + 1। तो यहाँ से हो जाएगा y² + 1/y = 58/21। क्रॉस गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा ये 21y² + 21 इक्वल हो जाएगा 58y। सब एक साथ लिख देंगे तो हो जाएगा 21y² - 58y + 21 इक्वल हो जाएगा कितना, ये बराबर करके 0 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं फार्मूला का उपयोग करके, क्योंकि इसका मतलब फैक्टर थोड़ा मुश्किल है होना। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। -b यानी हो जाएगा 58 प्लस माइनस होता है b² यानी इसका वर्ग हो जाएगा 58 का स्क्वायर -4s यानी 4 × 21 × 21 और नीचे हो जाएगा 2 × 21। तो 58 का वर्ग पहले कर लेते हैं। 8 का 8 में 64 और 8 पंचे 40 6 46, 5 8 40, 5 5 25, 25 4 29। तो हो जाएगा 4 6 9 4 13 2 3 3364 हो जाएगा 58 प्लस माइनस 3364 ऋण ये आएगा 21 का 21 में 441, इसमें 4 से करना तो 4 4 चौको 16, 4 चौको 16 17, तो ये आएगा 1764 और नीचे 21 दूनी 42 हो जाएगा 58 प्लस माइनस घटाएंगे तो आएगा 1600, नीचे 42 हो जाएगी 58 प्लस माइनस ये हो जाएगा 40/42। तो यहाँ से y की वैल्यू निकलने वाली है। देखो एक बार पॉजिटिव लेंगे जब तो y की वैल्यू हो जाएगी 8 और 5 4 9, तो हो जाएगा ये 98/42। और जब नेगेटिव लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 18/42। तो यहाँ से y के दो मान हैं।
तो अब चूंकि इसमें हम लोगों से भिन्न का मान पूछा था, तो यहाँ पे देखो भिन्न कितनी थी, x/2x+1 ही था। तो यहाँ से मतलब कह सकते हैं कि x/2x+1 यानी जो पूरी टोटल भिन्न है उसकी वैल्यू ही निकल के आ गई है यहाँ पे। तो लिखेंगे कि इसलिए भिन्न हो जाएगा 98/42 या 18/42, यही भिन्न हो जाएगा क्योंकि इस पूरे का मान निकला ना और यही भिन्न है। आप इसको काट सकते हो, जैसे 14×3 = 42, 14×7 = 98, और इसको काट सकते हो 6×7 = 42, 6×3 = 18, यानी भिन्न या तो 7/3 हो जाएगा या तो 3/7 हो जाएगा, मतलब दो का दोनों सही है। और ये है क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का ऑप्शनल। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न कैसे लगाया गया है समझ में आ गया होगा, अगर हाँ तो आप इसको उतार लीजिए। अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण दिया है, 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया है कि एक बहुमंजिला घर है और उसके बगल में एक छोटा घर है। कहा है कि बड़े वाले के शिखर से देखते हैं तो छोटे वाले के शिखर और तल का अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा डिजाइन अच्छा नहीं बन रहा है, ये ऐसा बनाते हैं। ये अभी बन गया। मान लो ये बड़ा वाला घर है AB और ये छोटा वाला CD। तो कहा है कि बड़े वाले के शिखर से जब देखते हैं तो छोटे वाले के शिखर का अवनमन कोण 30 प्राप्त होता है और उसके छोटे वाले के आधार का अवनमन कोण 45 अंश प्राप्त होता है। तो कहा है कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, मतलब ये बड़ी वाली कुल कितनी ऊंचाई की है और इन घरों के बीच की दूरी कितनी है, इसको मान लेते हैं E। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, इसके मान लेते हैं कि माना बहुमंजिला भवन की ऊंचाई AB = H मीटर, ये हो गया। आगे लिखेंगे दोनों भवनों के बीच की दूरी जो कि है AC, इसको मान लेते हैं ये है X मीटर। बस अब कुछ नहीं करना, आपको केवल लगा देना। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAC में यूज़ करेंगे tan 45 डिग्री और ये हो जाएगा AB/AC। tan 45 की वैल्यू होती है 1, AB को H माने हैं, AC को X माने हैं, तो यहाँ से H की वैल्यू X के बराबर हो जाएगी। ये हो गया एक इक्वेशन। ऐसे एक छोटा वाला त्रिभुज है तो लिखेंगे इसमें समकोण त्रिभुज BED में यहाँ लगाएंगे tan 30 डिग्री, तो हो जाएगा BE/DE। tan 30 की 1/√3 होता है, तो हो जाएगा BE/DE = 1/√3। और DE की वैल्यू कितनी है, देखो DE और AC बराबर है, तो DE की जगह पर X लिखेंगे तो हो जाएगा BE/X = 1/√3। तो यहाँ से BE बराबर हो जाएगा X/√3, मतलब ये वाली वैल्यू हो गई X/√3। तो यहाँ पे अब यहाँ से लिख सकते हैं इस BE को क्या लिखा जा सकता है, AB -
ए ई, बड़े आराम से लिख सकते हैं। ये जो बी ई लंबाई ये है ए बी माइनस ए ई, ये हो गया एक्स बाई रूट 3। ए बी की वैल्यू कितनी है, एच है, और ए ई वो वाली वैल्यू दिया हुआ है, छोटे वाले मकान की ऊंचाई 8 है, मतलब ये वाली जो कुल ऊंचाई है ये है 8, तो वो भी होगा 8। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी डी और ए ये दोनों वैल्यू है 8 मीटर का। तो यहाँ पे ए ई की जगह पर 8 लिखेंगे और यक्स की जगह पर एच लिखेंगे, क्योंकि यक्स का मान एच के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इस साइड वो उस साइड, तो हो जाएगा एच माइनस एच बाई रूट 3 बराबर 8। तो एच हो जाएगा कॉमन, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट 3 इक्वल 8। और यहाँ से एच हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 इक्वल 8। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा 8 रूट 3 और नीचे हो जाएगा रूट 3 माइनस 1। आप चाहे इसी को उत्तर लिख दो, चाहे रूट 3 की वैल्यू रख देना, जो आएगा वही उत्तर आ जाएगा। उसके बाद कहा था कि भवनों के बीच की दूरी निकालो, यानी यक्स की वैल्यू निकालो, और यक्स एच के बराबर है, तो वो भी आएगा 8 रूट 3 बाई रूट 3 माइनस 1। चाहे तो आप इसका परिमेयीकरण करो, यानी रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करो, फिर जो आएगा आप उसका उत्तर लिखो, चाहे आप इसी को उत्तर लिख दो। और यही है क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट का सलूशन। यह है क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट का ऑप्शनल। इसमें 2 प्रश्न है, 2 को प्रूफ करना है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड। तो हम लोग पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, उसका लेफ्ट हैंड लिख लेते हैं। तो ये है 1 प्लस काट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल गुणा कर दो, जो आएगा देखा जाएगा। 1 का गुणा 1 में 1 आएगा, 1 का गुणा टेन थीटा में टेन थीटा, 1 का गुणा सेक में करेंगे तो सेक थीटा, 1 हो गया। अब काट का 1 में करोगे तो हो जाएगा काट थीटा, काट का टेन में करोगे तो गुणा करके 1 हो जाएगा, काट का उसके बाद सेक में करना है तो हो जाएगा ये काट थीटा सेक थीटा। उसके बाद बचा कासेक, तो कासेक का 1 में करोगे तो आएगा माइनस में कासेक थीटा, कासेक का टेन में करना है तो हो जाएगा माइनस कासेक थीटा टेन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कासेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो कुल गुणा करने पर इतना आएगा। और यहाँ से इसको ऐसे लिखते हुए चलो तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस काट थीटा प्लस काट माने होता कास बटे साइन, और ये 1 बटे कास, तो कट के आएगा ये कासेक थीटा, और यहाँ पे माइनस में कासेक थीटा, और ये आएगा सेक थीटा बन के, क्योंकि 1 बटे साइन हो जाएगा और ये साइन बटे कास, तो कट जाएगा। अगर आप यहाँ से इसको चेक करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कासेक थीटा का मतलब हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, और टेन का मतलब हो जाएगा साइन थीटा बाई कास थीटा। साइन से साइन कट जाएगा, 1 बटे कास यानी सेक आएगा, और ये सेक इंटू कासेक, दोनों है सेक थीटा कासेक थीटा। तो आप यहाँ पे देखो, इस सेक से ये वाला सेक कट जाएगा, इस कासेक से कासेक कट जाएगा, तो कौन बचा, यहाँ पे बचा 2 प्लस टेन थीटा प्लस काट थीटा माइनस सेक थीटा कासेक थीटा, इतना चीज़ बचा। ये हो जाएगा 2, टेन को लिख सकते हैं साइन बाई कास, काट को लिख सकते हैं कास थीटा बाई साइन थीटा, माइनस इसको ऐसे छोड़ देते हैं सेक थीटा कासेक थीटा। तो हो जाएगा 2 प्लस साइन का गुणा साइन में साइन स्क्वायर, कास का गुणा कास में कास स्क्वायर, तो दोनों को मिला के हो जाएगा 1, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा कास थीटा माइनस सेक थीटा कासेक थीटा। आगे हो जाएगा ये 2 प्लस 1 बाई साइन माने कासेक और 1 बाई कास माने सेक, तो ये हो गया सेक थीटा
कासेक थीटा और पहले से है सेक थीटा कासेक थीटा, कैंसिल होके बचेगा 2 और यही है राइट हैंड साइड। तो मेरे ख्याल से ये वाला प्रश्न कैसे लगाया गया है आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल इसमें गुणा भाग था और कुछ नहीं था, बस आपको खोज के उन चीज़ों का इकट्ठा करके कैंसिल कर देना। देखो कौन किससे कटा, ये सेक से सेक कटा है और कासेक से कासेक कटा। और उसके बाद आगे का प्रोसेस आप देख ही रहे हो, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ कासेक स्क्वायर, दोनों की वैल्यू 1, नीचे साइन का सा जाएगा, उल्टा करेंगे तो सेक कासेक में बदल जाएगा। तो आप इसको लगा लीजिए, उसके बाद हम लगाते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था कास थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस काट थीटा इक्वल साइन थीटा प्लस कास थीटा। तो सिंपल करना क्या है, ये हमने इसको उतार लिया है, टेन को लिख दें साइन बाई कास और काट को लिख दें कास बाई साइन। यहाँ कास का यहाँ गुणा होकर ऊपर हो जाएगा तो कास स्क्वायर, नीचे कास माइनस साइन, साइन का यहाँ गुणा होकर ऊपर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर, नीचे साइन माइनस कास। अब देखो यहाँ पे साइन माइनस कास है, इसमें कास माइनस साइन, तो दोनों को एक जैसा करने के लिए हमने यहाँ पे माइनस से गुणा कर दिया, तो यहाँ माइनस लग जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो कुछ ऐसा सीन हो जाएगा। अब दो का दोनों हर बराबर है तो एक बार लिख देंगे, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसे ओपन करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी में, एक तो कैंसिल हो जाएगा और जो आएगा वही आपका सोल्यूशन रहेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 के ख का ऑप्शनल प्रश्न, और इसी के साथ समाप्त होता है कक्षा 10वीं के मैथ का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर का 6वां सेट, जिसका हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे थे। अगर आपको इस पार्ट से कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।